हम सभी की ज़िंदगी में अक्सर कई सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जिसे कि हम किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर वो सीक्रेट्स बाकी लोगों के सामने आ जाए तो शायद हमारी वैल्यू उनकी नज़रों में वही नहीं रह जाएगी जो कि पहले थी। आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन 2005 में आई इरोटिक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है एटम एगुएन ने। यह 2003 में आए वेयर ट्रुथ लाइज के सेम नोवेल पर आधारित है। अगर बात करें इस मूवी के IMDb स्कोर की तो इसे 6.4 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी में लीड रोल में हमें दिखाई दिए हैं केविन बेकॉन, कॉलिन फर्थ और एलिसन लोमैन। यह मूवी वैसे तो काफ़ी व्यूअर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इसके सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी स्टार्ट होती है 1957 के दो टीवी होस्ट लैनी मॉरिस और विंस कॉलिन को दिखाते हुए, जहां वो मियामी में 39 आवर्स तक चलने वाले एक पोलियो चैरिटी शो के लिए फंड रेजर प्रोग्राम चला रहे होते हैं। और ये शो खत्म होने के बाद एक छोटी सी लड़की जो कि पोलियो सर्वाइवल थी, वह अपने स्पीच में ये बताती है कि कैसे विंस और मॉरिस से मिलना उसकी ज़िंदगी का एक सपने का सच होने जैसा है। और इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों उस टाइम के बहुत ही फेमस कॉमेडियन हैं। शो के बाद ये लोग फ्लाइट पकड़कर न्यू जर्सी में एक होटल के इनॉग्रेशन में जाते हैं, जिसका मालिक एक क्रिमिनल गैंग का लीडर सैली सैन मार्को होता है। ने इन स्टार को अपने होटल के इनॉग्रेशन के लिए इसलिए इनवाइट किया था ताकि सोसाइटी में उसकी इमेज थोड़ी सी सुधर सके और लोग ये सोच सके कि शायद उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। इसके बाद जैसे ही वो दोनों अपने होटल रूम में आते हैं, उन्हें यहाँ पर एक यंग लड़की जिसका नाम मैरिनो फ्लैथरी होता है, उसकी न्यूड बॉडी बाथटब में पड़ी हुई मिलती है। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि यह लड़की इन दोनों स्टार के साथ लास्ट टाइम मियामी के होटल में देखी गई थी। अब ये जो लड़की मोरिनो फ्लैथरी जर्नलिज्म की स्टडी कर रही थी और थोड़ी पॉकेट मनी कमाने के लिए मियामी के एक होटल में सर्वर के तौर पर काम कर रही थी। और यह होटल भी उसी मॉबस्टर सैली सैन मार्को का था। और लास्ट टाइम जब ये दोनों कॉमेडियन वहां आए थे, तब इन दोनों को रात में मॉरिन ने ही डिनर सर्व किया था। और ख़ास बात ये थी कि मॉरिन अपने कॉलेज आर्टिकल के लिए उन दोनों कॉमेडियन का इंटरव्यू लेने मियामी में उनके होटल में भी आई थी। और उसी रात से मानो वह कहीं गायब सी हो गई थी। इसके बाद सीधा इसकी डेड बॉडी मियामी से बहुत दूर न्यू जर्सी में उसी होटल में मिलती है जहाँ पर ये दोनों कॉमेडियन स्टार रहने के लिए आए होते हैं। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस को इसमें किसी भी तरीके से मॉरिन और कॉलिन का हाथ नहीं नजर आता, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस होती है और इस मामले को यहीं पर रफा दफा करके इन दोनों को इस केस से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद जब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब उसमें उसकी डेथ का कारण ड्रग अब्यूज को बताया गया था। अब मॉरिन की डेथ का क्या राज था और वो इस होटल में कैसे पहुंची, ये हमें मूवी में आगे चल के पता चलेगा। अब ये कॉमेडियन जिनका शो बहुत ही हिट चल रहा था, लेकिन इस घटना के बाद इन दोनों ने अचानक से ही अपनी पार्टनरशिप को स्प्लिट कर लिया और फिर ये दोनों कभी भी साथ में शो करते हुए नजर नहीं आए। अब इन दोनों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था, इसका पता भी हमें आगे चल के लगेगा। मूविंग ऑन, कहानी आगे बढ़ती है और अब इस घटना को 15 साल बीत चुके हैं। अब हमें एक जर्नलिस्ट कैरिन को दिखाया जाता है जिसकी एज लगभग 23 साल होती है। और खास बात ये थी कि यह लड़की वही होती है जो आज से 15 साल पहले मॉरिस और कॉलिन के शो में पोलियो सर्वाइवल के तौर पर नजर आई थी। अब कैरिन जिस कंपनी में काम करती है वो उसे कॉलिन की बायोग्राफी लिखने का काम देते हैं, जिसकी डील इनकी न्यूज़ कंपनी ने कॉलिन से की थी और इनकी कंपनी इसके बदले कॉलिन को 1 मिलियन का ऑफर देती है। अब यहाँ पर हम कैरिन को कॉलिन से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर कैरिन कॉलिन को बताती है कि उसे उसकी बायोग्राफी को इंटरेस्टिंग वे में बनाना होगा, ताकि जिससे काफ़ी व्यूअर्स उसे देख सकें और उनकी न्यूज़ कंपनी को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो सके। फिर कैरिन उसे बताती है कि उसे अपनी बायोग्राफी में आज से 15 साल पहले हुई मॉरिन की डेथ और मॉरिस के साथ उसका कॉमेडी शो को छोड़ देने का डिसीजन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इन दोनों सवालों को सुनकर कॉलिन थोड़ा अब नॉर्मल दिखाई देता है और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। इसके बाद कैरिन मॉरिन की माँ से मिलती है और वो उसे बताती है कि वो उनकी बेटी के कातिल का पता लगा कर रहेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी।
मॉरिन की मदर जो कि एकदम अकेली हो चुकी थी क्योंकि उनकी बेटी और पति दोनों अब इस दुनिया में नहीं थे। मूविंग ऑन, अब कैरन कहानी पर काम शुरू करती है, लेकिन इसके साथ एक अजीबोगरीब घटना ये होती है कि कोई अनजान आदमी लैनी मॉरिस की बायोग्राफी, जिसको मॉरिस अलग से अपने आप लिख रहा था, उसके चैप्टर कैरन को सेंड करने लगता है, जिससे उसे धीरे धीरे मॉरिन और कॉलिन के बारे में पता लगने लग जाता है। लेकिन उसे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा होता कि लैनी मॉरिस उसे अपनी बायोग्राफी के पेज क्यों भिजवा रहा है। तो वो अनजान आदमी कैरन से कहता है कि वो लैनी का वर्कर है और लैनी ये चाहता है कि वो कॉलिन की जो बायोग्राफी लिख रही है वो लैनी की बायोग्राफी के सामने नहीं चलेगी। और ऐसा कहने के बाद वो अनजान आदमी वहाँ से चला जाता है। अब इसी दौरान जब कैरन अपने किसी ऑफिस के काम से एयरप्लेन से कहीं जा रही होती है, कोइंसिडेंस ये होता है कि मॉरिन और उसकी टीम उसी के पास वाली सीट में बैठे होते हैं और उसके साथ उसका एक खास आदमी रूबिन, जो कि काफ़ी एजड होता है, वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉरिस को यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये लड़की कैरन, जो कि उसके साथ पहले काम करने वाले कॉलिन की बायोग्राफी लिख रही होती है। इसके बाद जब ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तभी ये लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पर कैरन उसे अपना झूठा नाम बताती है ताकि मॉरिस उसे ना पहचान पाए। फिर ये दोनों एक होटल में जाते हैं और क्योंकि कैरन बचपन से ही मॉरिस को अपना स्टार मानती थी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और फिर ये दोनों होटल में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह मॉरिस उसको बिना बताए होटल के रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है, जिससे कि कैरन को काफी बुरा लगता है, मगर वो अपने काम पर ध्यान देने लगती है और यहाँ वो कॉलिन के घर पर उसकी बायोग्राफी लिखने के लिए जाती है। तभी कॉलिन उसे बताता है कि उसका एक्स पार्टनर मॉरिस भी उसके घर पर आने वाला है, जिसे सुनकर कैरन बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने ना तो कॉलिन को ये बताया था कि वह मॉरिस को प्लेन में मिली थी और ना ही मॉरिस को उसने अपना असली नाम बताया था। अब जैसे ही वो यहाँ पर बहाना बनाकर कॉलिन के घर से जाने वाली होती है, तभी मॉरिस वहाँ पर आ जाता है और उसको देख लेता है। इसके बाद कैरन का झूठ पकड़ा जाता है और कॉलिन यहाँ पर ये जानकर दुखी होता है कि कैरन ने उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और साथ ही मॉरिस भी कैरन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैरन रोकर कॉलिन के पास जाती है और उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपनी बायोग्राफी लिखने दे, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर कहीं उसकी न्यूज़ कंपनी को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे उसकी जॉब से ना निकाल दे। लेकिन फिर कॉलिन इस चीज़ के लिए मान जाता है और अगले दिन कैरन को बायोग्राफी पर काम पूरा करने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर जब कैरन और कॉलिन रात को डिनर कर रहे होते हैं तो कॉलिन कैरन को एक अजीब तरीके की दवाई देता है, जिसे कि पहले तो कैरन लेने से मना करती है, लेकिन वो बाद में उस दवाई को ले लेती है और एक्चुअली में ये एक तरीके का ड्रग होता है, जिससे कि कैरन को अपने आसपास में क्या हो रहा होता है ये कुछ भी समझ नहीं आता। अब इसके बाद कॉलिन कैरन की नशे की हालत में कुछ न्यूड पिक ले लेता है और सुबह होने पर उसको ब्लैकमेल करता है कि वो उसकी बायोग्राफी में मॉरिन के चैप्टर को हटा दे और अपनी कंपनी के बॉस से कहे कि इस बायोग्राफी लिखने के टाइम उसे मॉरिन के बारे में कुछ भी सस्पिशियस पता नहीं लगा और ऐसा ना करने पर वो उसकी पिक्स को मीडिया में देने की धमकी देता है। इस पर कैरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कॉलिन पर मॉरिन के मर्डर का इल्ज़ाम लगाती है और इस चीज़ को सुनकर कॉलिन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वहीं पर रोने लग जाता है। अब इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब आगे के सीन में कॉलिन हमें उसी होटल में जाता हुआ दिखाई देता है जहां पर आज से 15 साल पहले मॉरिन की डेड बॉडी मिली थी और काफ़ी वाइन पीने के बाद बाथटब में लेट जाता है और उसी पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी सुसाइड की न्यूज़ से कैरन बहुत दुखी होती है और तभी उसके पास मॉरिस की स्टोरी का 3rd चैप्टर आता है, जिसमें लिखा होता है कि दरअसल उस रात को होटल में मॉरिन कॉलिन और मॉरिस के साथ ड्रग्स और वाइन पीने के बाद इंटरकोर्स करती है और इसी के साथ ही एक बात का और भी खुलासा होता है कि कॉलिन मॉरिस के साथ इंटरकोर्स करना चाहता था, लेकिन मॉरिस कॉलिन पर चिल्लाता है और उसको कहता है कि वो बाइसेक्सुअल नहीं है। इस चीज़ को सुनकर कॉलिन अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अब मॉरिन इस सारी बातों को सुन लेती है
और वो कॉलिन की बाइसेक्सुअल वाली बात को सीक्रेट रखने के लिए मॉरिस को ब्लैकमेल कर पैसे मांगती है। फिर मॉरिस रात होने के चलते नशे की हालत में रूम में जाकर सो जाता है और कॉलिन उसी जगह पर दूसरे रूम में सो रहा होता है। अब जब सुबह होती है तो मॉरिन मरी हुई होती है और उसकी डेड बॉडी को कॉलिन और मॉरिस मियामी के होटल से न्यू जर्सी के होटल में भिजवा देते हैं, जिससे कि किसी को भी ये शक ना हो कि मॉरिन का मर्डर मियामी के होटल में हुआ था। लेकिन क्योंकि दोनों उस रात नशे की हालत में थे, किसी को ये पता नहीं होता कि असलियत में मॉरिन को किसने मारा है और मॉरिस को ये लगता है कि मॉरिन को कॉलिन ने मारा है। ऐसा वो अपनी बायोग्राफी के चैप्टर में लिख रहा होता है। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद कैरिन उस बायोग्राफी के चैप्टर को लेकर मॉरिस के पास जाती है और वो उससे कहती है कि उसे कॉलिन की डेथ का बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है और शायद कॉलिन ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसने मॉरिन का उस रात मर्डर कर दिया था। लेकिन इस चीज को सुनकर मॉरिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसे ये सब चीजें कैसे पता। और यहाँ पर कैरिन भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई देती है क्योंकि उसे अभी तक ये लग रहा था कि शायद मॉरिस ही उसके पास ये सारे चैप्टर भेज रहा था। लेकिन जब मॉरिस इस चीज का मना करता है तो यहाँ पर मॉरिस और कैरिन दोनों ही बहुत ज्यादा सस्पेंस में दिखाई देते हैं। दरअसल मॉरिस ने अपनी जो बुक लिखी थी वो उसे अपनी डेथ के बाद पब्लिश करने वाला था ताकि दुनिया को सारी सच्चाई पता लग जाए। लेकिन वो ये जानकर हैरान था कि कैरिन को ये बुक के चैप्टर कौन भेज रहा था। और यहाँ पर आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दरअसल मॉरिन का मर्डर कॉलिन ने भी नहीं किया होता है क्योंकि उस रात को वो दोनों ड्रग की हालत में थे और जब सुबह वो दोनों उठे तो मॉरिन पहले से ही मरी हुई पड़ी थी। और इस चीज को देखकर वो ये सोचने लगते हैं कि शायद उन्हीं में से किसी एक ने मॉरिन का मर्डर किया है क्योंकि उस दिन उस रूम के सारे डोर्स बंद थे और उन दोनों के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। अब कैरिन को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके पास इस बुक के चैप्टर कौन भेज रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके पास मॉरिन का खास आदमी रुबिन आता है और कैरिन इस चीज को लेकर रुबिन से ये सारी चीजें डिस्कस करती है। इस पर रुबिन उसे बोलता है कि उसको एक सीक्रेट पता है और उसके पास मॉरिन का एक टेप रिकॉर्डर है जिसको मॉरिन ने मॉरिस का इंटरव्यू लेते वक्त उस रात को वहीं पर छोड़ दिया था और उस रात की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद रुबिन कैरिन से बोलता है कि क्या उसकी कंपनी उसे इस टेप के लिए $1 मिलियन दे सकती है। तो इस पर कैरिन उसे कहती है कि हाँ, अगर वो अपनी कंपनी से बात करे तो वह इस टेप रिकॉर्डर के लिए अच्छा प्राइस दे सकती है। लेकिन इसके बाद ही अचानक कैरिन $1 मिलियन की बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में सारी स्टोरी रिवील हो जाती है। अब यहाँ पर कैरिन रुबिन की सारी प्लानिंग को समझ जाती है। दरअसल होता ये है कि उस रात जब कॉलिन और मॉरिस उस रूम में थे तब उस रूम के अंदर रुबिन भी कबर्ड के अंदर छुपा हुआ था और उसने इन तीनों के बीच में हो रही बातों को सुन लिया था और उसे ये भी पता लग गया था कि कॉलिन बाइसेक्सुअल है। अब उसने यहाँ पर डबल गेम खेला होता है। एक तो उसने मॉरिन को मार दिया होता है जिससे कि उन दोनों पर उस मर्डर का इल्जाम आ जाए, लेकिन हुआ ये होता है कि इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर इस केस को रफा दफा कर दिया होता है तो इसकी वजह से उन दोनों पर इस मर्डर के केस का इल्जाम नहीं आता। लेकिन इसके साथ ही रुबिन को उस रात रूम की चेकिंग करने पर वहां पर टेप रिकॉर्डर मिलता है। अब वो उसी रात को ये डिसाइड करता है कि वो इस टेप रिकॉर्डर की मदद से कॉलिन को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन क्योंकि कॉलिन का दोस्त एक गैंगस्टर होता है जिन दोनों के होटल में वो उस दिन ठहरे थे, इसीलिए रुबिन ने ये प्लानिंग की होती है कि वो थोड़े साल वेट करेगा जब तक सैली सैनमार्को नहीं मर जाता, तब तक वो कॉलिन को ब्लैकमेल नहीं करेगा। और होता भी यही है। जब कुछ सालों के बाद सैली सैनमार्को मर जाता है तो रुबिन कॉलिन को $1 मिलियन देने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है और यही कारण होता है कि कॉलिन ने अपनी बायोग्राफी लिखने के लिए $1 मिलियन की डिमांड की होती है क्योंकि उसे इन पैसों की सख्त जरूरत थी जो कि उससे रुबिन ब्लैकमेलिंग के तौर पर मांग रहा था। इसके बाद रुबिन यहाँ पर एक और गेम खेलता है। वो कैरिन को मॉरिस की बुक के चैप्टर भी सेंड करता है क्योंकि रुबिन मॉरिस का ही खास आदमी था तो उसको मॉरिन की सारी सीक्रेट चीजों के बारे में पता होता है और उसे मॉरिस की इस बुक के भी बारे में पता होता है और इसी के चैप्टर वो
कैरिन को भेज रहा था। इसके बाद वो कैरिन के दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि मॉरिस के हिसाब से मॉरिन का मर्डर कॉलिन ने किया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट जब आ जाता है जब कैरिन खुद मॉरिन से मिलने के लिए चली जाती है और इसके साथ ही वो उसकी बायोग्राफी के कुछ चैप्टर उसको दिखा देती है और इसी बात को लेकर दोनों कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बस इसी जगह पर रूबिन का सारा प्लॉट खुल गया था, क्योंकि मॉरिस को खुद नहीं पता होता कि उसके बुक के चैप्टर कैरिन को कौन भेज रहा था। अब जब ये सारी बातें कैरिन रूबिन को बताती है तो रूबिन बहुत ही हैरानी से कैरिन की तरफ देखने लगता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अब पता लग चुका था कि जो टेप रिकॉर्डर से वो $1 मिलियन के लिए ये सारा प्लान कर रहा था वो अब पूरी तरीके से फेल हो चुका था। और इसी के साथ ही कैरिन ने इस केस के असली कातिल को भी ढूंढ निकाला था। और लास्ट के सीन में हमें कैरिन मॉरिन की माँ से मिलती हुई नजर आती है और वो उसे ये बताती है कि उसने उस कातिल का पता लगा लिया है, लेकिन वो इस केस की डिटेल को उसे नहीं बता सकती, क्योंकि असलियत में उसकी बेटी ने ही उस रात को उन दोनों स्टार्स को ब्लैकमेल किया होता है, जिसकी वजह से ही शायद वो आज इस दुनिया में नहीं थी। अब जब ये सारी चीजें मॉरिन की माँ को पता लगती तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए कैरिन इस सब चीजों को मॉरिन की माँ को बताने से मना करती है और इसीलिए कैरिन उससे कहती है कि वो इस केस के मर्डरर का नाम दुनिया को बताएगी, लेकिन जब मॉरिन की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि इस केस में उसकी बेटी का भी एक कड़वा सच इन्वॉल्व होता है और इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं और ऐसी ही कुछ मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।